नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्त वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च इस बीच के एक साल में आप अपने डीमैट खाते से अधिकतम शेयर मार्केट में कितने रुपए निवेश कर सकते हैं, कितने रुपए के आप शेयर खरीद सकते हैं, कितने रुपए आप एसआईपी कर सकते हैं, कितने रुपए के आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, कितने रुपए के आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। यानी आपका जो डीमैट खाता होता है जिससे आप शेयर मार्केट में निवेश कर पाते हैं या ट्रेडिंग कर पाते हैं, तो उसकी आखिर क्या लिमिट है। आप शेयर मार्केट से एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक साल में कितने रुपए निवेश कर सकते हैं, इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या कहता है, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना मिले। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डीमैट खाते के ट्रांजैक्शन की एक लिमिट तय की गई है। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा अपने डीमैट खाते से ट्रांजैक्शन करते हैं एक वर्ष के बीच में, तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया तो फिर दोस्तों आप जानते हैं कि आखिर आपकी क्या दशा होने वाली है। अगर आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज कर सकते हैं, जो कि 300% तक हो सकती हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन किए हैं और आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आपका 10 लाख रुपए अनएक्सप्लेन में चला जाता है, तो आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगेंगी वो 300% का मतलब है कि 30 लाख रुपए तक हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी को अगर शेयर मार्केट में आप 1 रुपए भी निवेश करते हैं तो आपको यह लिमिट पता होनी आवश्यक है। यानी अगर आपके पास में एक डीमैट खाता है, आप शेयर मार्केट में चाहे एसआईपी करते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, आप शेयर को बाय सेल करते हैं, तो आप सभी को इनकम टैक्स की यह लिमिट पता होनी चाहिए, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इसी विषय पर देने वाले हैं कि आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से किस तरह बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी डिटेल से देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में लोग 2 तरह से निवेश करते हैं। पहला तरीका यह होता है कि लोग स्वयं ही अपना डीमैट खाता खुलवाते हैं। अपना डीमैट खाता खोल करके उसी से वो शेयर बाय करते हैं, शेयर सेल करते हैं, उसी से वो एसआईपी करते हैं, उसी से वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और उसी से वो बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर के वो सेल्फ ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी उनका खुद का डीमैट अकाउंट होता है और उसी से वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि शेयर मार्केट का थोड़ा सा जानकार है, वो लोग पूलिंग टाइप का काम करते हैं। वो अपने यार दोस्तों से बोलते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, हम आपको इस पे अच्छा प्रॉफिट कमा करके देंगे। उसमें से कुछ हिस्सा कमीशन वो भी रख लेते हैं और कुछ हिस्सा वापस कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज है, मैं इस तरह का काम करता हूं पूलिंग टाइप का। तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छा शेयर आता है तो हम अपने दोस्त को फोन करते हैं कि बहुत अच्छा शेयर आया है, इसके रेट डाउन हुए हैं, आप 50,000 रुपए हमें तुरंत दे दीजिए और हम शेयर खरीद लेते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा हम आपको इतना प्रॉफिट उसमें दे देंगे और जो भी कमीशन बनेगा वो हम ले लेंगे। तो उसमें लोग क्या करते हैं, या तो मैं उनसे तुरंत कैश ले लूंगा अपने दोस्त से, और या फिर दोस्तों हम उनसे बोल देंगे कि तुरंत पैसा भेज दो, तो वो हमें यूपीआई कर देंगे। उस दशा में क्या होता है कि उनका 50,000 रुपए मेरे पास आ जाता है, मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूं। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब मैं पैसा लगाता हूं तो मैं अपने डीमैट खाते से लगाता हूं। तो कुल मिलाकर के जब मैं अपने डीमैट खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन करूंगा तो मेरा पैन नंबर रिफ्लेक्ट होगा। तो उस दशा में दोस्तों हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। एक तो उन्हें आ सकता है जो लोग सिर्फ अपने डीमैट खाते से खुद के ट्रांजैक्शन करते हैं, और एक इस तरह के लोग होते हैं जो कि किसी दूसरे का पैसा लेकर के आप शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसके बाद उस पर जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा उसे दे देते हैं प्रॉफिट का और कुछ हिस्सा खुद रख लेते हैं। तो दोनों तरह के लोगों के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और इसमें दोनों लोग फंसने वाले हैं दोस्तों। एक तो जो सेल्फ ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके लिए भी लिमिट है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 285 BA, जो प्रोविजन है इनकम टैक्स का 285 BA, उसमें जानकारी दी गई है कि एक सिंगल पर्सन अपने पैन कार्ड पर या फिर अपने डीमैट खाते से एक फाइनेंशियल ईयर में कितने ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो अगर वो लिमिट को क्रॉस करता है तो उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। साथ ही जो लोग पूलिंग का काम करते हैं, मान लीजिए मैं पूलिंग का काम करता हूं, मैं अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से पैसा ले लेकर के मैं शेयर मार्केट में लगा रहा हूं और फिर मैं उस लिमिट को ब्रीच कर जाता हूं, उस दशा में मुझे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा अगर मैंने लिमिट को क्रॉस किया। और लिमिट तो क्रॉस होनी ही है, जब मैं इस तरह का काम कर रहा हूं तो लिमिट तो निश्चित रूप से क्रॉस
होनी है, क्योंकि मेरा डीमैट अकाउंट है, मैं उसी से शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ और निवेश कर रहा हूँ। तो उस दशा में जब मुझे नोटिस मिलेगा तो फिर दोस्तों जब मुझसे जानकारी मांगी जाएगी कि पैसा आपने लिया कहां से, किससे पैसा लिया था, तो मैं जानकारी दूंगा अपने दोस्त की या रिश्तेदार की, तो फिर उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा, उससे भी जवाब मांगेगा। तो अगर वो सोर्स बता पाएगा तब तो ठीक है, अगर वो ITR फाइल नहीं करता है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स चोरी का मुकदमा पंजीकृत होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तीनों लोग फंसने वाले हैं, जो काम कर रहा है वो भी फंसेगा, कुल मिलाकर के जिससे पैसा लिया गया है अगर वो सोर्स नहीं बता पाता है तो वो भी फंसेगा, और जो सिर्फ अपने डीमैट खाते से लिमिट को क्रॉस करके ट्रांजैक्शन कर रहा है वो भी फंसेगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो लोग पूलिंग का काम करते हैं, यानी कोई किसी मित्र या दोस्त के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगवाते हैं और वहां से पैसा कमा करके वापस उसे देते हैं, तो वो लोग किस तरह से बच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ITR फाइल करना चाहिए। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपकी समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज आती है किस तरह से आप बच सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको कभी भी अपने दोस्त या रिश्तेदार से कैश नहीं लेना है, और दूसरी चीज आपको UPI से पैसा नहीं लेना है। आप उससे बोलते हैं तुरंत कि हाँ बहुत अच्छा शेयर आया है, आप पैसा हमें भेज दीजिए, हम शेयर को परचेज कर लेते हैं, उस दशा में वो तुरंत आपको 50,000 UPI कर देता है। अब जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता है, तो वहां पर नाम ही रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि हाँ पैसा तो UPI से आया है, लेकिन कहां से आया है, किसने भेजा है, कोई जानकारी आपको पता नहीं लग पाती है। आपसे पूछता है तो आप उसके जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में डेली इस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहा है, कभी 4,000, कभी 6,000, कभी 8,000, कभी 10,000 UPI के माध्यम से आपने ले रखा है। तो आप किस किस के नाम याद रखोगे और किस किस की जानकारी आप दे पाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहली चीज तो कैश नहीं लेना है। कैश लोगे आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराओगे, उसके बाद आप उसे डीमैट अकाउंट में ऐड करोगे और फिर शेयर मार्केट में लगाओगे, तो वहां पर तो आप बहुत बुरा फंसोगे। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आपको ये काम करना ही है, पहली चीज ITR फाइल करिए। दूसरी चीज ये है कि आपको जो पैसा लेना है वो आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेना है, जैसे कि IMPS हो गया, नेफ्ट हो गया, RTGS हो गया, चेक हो गया, इनके माध्यम से लेंगे। तो जब भी आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो वहां पर नेम आ जाता है कि आपको ये पैसा किससे मिला है, तो वहां पर फिर दिक्कत नहीं होगी। और जब आपने प्रॉफिट कमा लिया, वो शेयर आपने सेल कर दिया, पैसा आपको जब वापस करना है तो आपको कभी भी किसी दूसरे अकाउंट में नहीं करना है, कैश के माध्यम से नहीं करना है। जिस अकाउंट से आपने पैसा लिया था उसी अकाउंट में आपको पैसा वापस करना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब वेरीफाई करेगा तो उसे पता चल सकेगा कि हाँ इसी अकाउंट में पैसा आया था और इसी अकाउंट में इसने पैसा वापस कर दिया है। तो वहां पर आप बच सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इस 50,000 रुपए को इनकम मान ले, और इनकम मान ही लेगा अगर आप उसे वापस करने का तरीका बदल देते हैं। मान लीजिए आपको उसने किसी दूसरे खाते से दिया, आपने पैसा उसे किसी दूसरे खाते में दे दिया, तो फिर आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि ये पैसा मैंने उससे लोन के रूप में लिया था, तो फिर वहां पर दोस्तों आप फंस जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस खाते से आपने पैसा लिया है उसी खाते में आपको वापस करना है। और हो सके तो एक कागज पर आप उनसे लिखवा करके ले लीजिए कि मैं इनको ये पैसा लोन के रूप में दे रहा हूं, और ये आप उसमें कभी भी ना लिखवाइए कि ये पैसा मैं शेयर मार्केट में लगवाने के लिए दे रहा हूं। तो आप ये लिखवा सकते हैं कि मैं लोन के लिए किसी काम के लिए ले रहा हूं, मैं इनका दोस्त हूं, मित्र हूं, रिश्तेदार हूं, इस तरह से मैं इन्हें जानता हूं, मेरा पैन नंबर ये है, मेरा आधार नंबर ये है, और मेरी इनकम यहां से होती है, इसलिए मैं इनको ये 50,000 रुपए इतने माह के लिए दे रहा हूं। और जब आप शेयर को सेल कर लेंगे वो पैसा आप उन्हें वापस कर देंगे, उस दशा में आप बच जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि जो लोग सेल्फ ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने डीमैट खाते से शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उन लोगों के लिए क्या लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसकी जो लिमिट रखी गई है सेक्शन 285BA इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है उसमें बताया गया है कि इसकी जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए। यानी एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में अपने पैन कार्ड से, अपने डीमैट खाते से अधिकतम शेयर मार्केट में 10 लाख रुपए ही निवेश कर सकता है। फिर चाहे वो SIP कर ले, म्यूचुअल फंड खरीद ले, बॉन्ड खरीद ले, शेयर खरीद करके बेच ले, ये सारे काम वो कर सकता है। लेकिन जो ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो है मैक्सिमम 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस मिल सकती है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो पूलिंग का काम करते हैं उनके लिए भी लिमिट 10 लाख रुपए ही है, और सेल्फ के लिए भी लिमिट 10 लाख रुपए है। तो उस दशा में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी लिमिट 10 लाख रुपए को क्रॉस कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ITR फाइल करिए, जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसका आप टैक्स पे करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं उन लोगों के लिए लिमिट 10 लाख रुपए निर्धारित है। इससे ज्यादा अगर आप शेयर मार्केट में एक वित्त वर्ष में निवेश करते हैं उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा, और फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। उस दशा में आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज करेगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, आप देश के किस कोने से हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।